नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। भारतवर्ष के और भारतवर्ष के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज के दिन भारतवर्ष के लोग परतंत्रता के बेड़ियों को तोड़कर, परतंत्र के नियम श्रृंखलाओं को तोड़कर स्वतंत्रता के एक नए आईनी व्यवस्था अर्थात कानूनी व्यवस्था अर्थात एक संविधान को स्थापित किए और यह संविधान भारतवासियों के संप्रभुता, सार्वभौमिकता, मानविक अधिकार, मौलिक अधिकारों का संरक्षण का वादा करता है और गारंटी देता है। संविधान का मतलब क्या है? संविधान का मतलब ही है स्मृति। दो तरह के हम शास्त्र को देखते हैं अभी। पहला है धार्मिक नियम कानून और दूसरा है सामाजिक नियम कानून। धार्मिक जो दर्शन है वो दर्शन शास्त्र है और जो सामाजिक नियम है, जो सामाजिक अधिकारों का संरक्षण देता है, कर्तव्य बोध कराता है, वो स्मृति है। तो कह सकते हैं कि आज ये जो हमारा संविधान है, ये संविधान हमारे अधिकारों को संरक्षण देता है। अर्थात आजादी के बाद, अंग्रेजों के गुलामी के जंजीर से निकलने के बाद भारत को एक स्वाधीन संविधान मिला और वो संविधान भारत के जितने जनजातियां हैं और जितने भी संप्रदाय हैं, गुट है, जितने भी ग्रुप है, डिफरेंट सांस्कृतिक ग्रुप हैं, सबके समान अधिकारों की बातें करते हैं। और हम आज के दिन को गौरव के साथ सेलिब्रेट करते हैं और एक भारतवासी होने का गर्व अनुभव करता है कि हमारे पूर्वज परतंत्रता के बेड़ियों को, गुलामी के जंजीर को अपने जान की कुर्बानी, अपने आप को शहीद करके हमारे लिए रास्ता प्रशस्त किया, हमारे जीवन जीने के लिए सुगम पथ प्रशस्त किए। आज हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमारी अपनी संविधान है, हमारा अपना देश है, हम गर्व करते इस पे। किंतु प्रश्न ये आता है, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 में एक छोटा सा बच्चा जन्म लिया होगा, बहुत सारे बच्चे जन्म लिए होंगे। आज वो बच्चा 73 साल के हो गए हैं। जो बच्चे 26 जनवरी 1950 भारत के पिछड़े बैकवर्ड जंगलों, पहाड़ों के तथाकथित उपजाति के परिवार में जन्म लिए, उनसे जाके आज पूछा जाए ये भारत के गणतंत्र दिवस क्या है? आज 73 साल में तुम्हें क्या मिला है? उनसे पूछा जाए कि हे भारतवर्ष के गणतंत्र दिवस में जन्म लेने वाले शिशु, तुम्हें तो स्वाधीन भारत में जन्म लिया,
तुम्हारी अपनी संविधान हुई। अब बताओ 73 साल के बाद तुम्हें क्या मिला? वो क्या जवाब देगा? उन्हें तो अभी भी 73 साल के बाद भी ये पता नहीं है कि वो स्वतंत्र है या परतंत्र है। क्यों? अभी भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे अवस्था में पड़े हुए हैं जिनको न 2 वक्त की रोटी मिलती है, न रहने के लिए सुरक्षित घर है, न चिकित्सा का वो कोई सुविधाएं हैं, न उनके लिए शिक्षा है, न ही अंग ढकने के लिए सही कपड़े। क्या हमारे पूर्वज, क्या हमारे शहीदों ने अपने जान की कुर्बानी देकर क्या शोषकों के हाथ में, पाखंडियों के हाथ में, राजनीतिक शोषकों के हाथ में हमारे जीवन का बागडोर थमा दिया है? कि आज 73 साल के बाद, 1 नहीं 2 साल नहीं, 73 साल के बाद भी आज अगर भारत में गरीबी के कारण अगर कोई आत्महत्या करता है, आज भी अगर कोई निर्वस्त्र घूमता है, इस सर्दियों में अगर फटे चिथड़े कपड़े पहनते हैं, आज भी अगर लोगों को शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं मिली हैं, आज भी अगर लोगों को चिकित्सा की व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, आज भी अगर उनके 2 वक्त रोटी नहीं मिल रहे हैं, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? उनके लिए ये गणतंत्र दिवस का क्या मतलब बनता है? उनके लिए क्या मतलब है? ये गणतंत्र है या स्वतंत्र है या संविधान बना है? आखिर में ये संविधान बनते किस लिए हैं? किनके लिए होता है संविधान? संविधान तो मेरे ख्याल से जिस भौगोलिक क्षेत्र में हम रहते हैं, अर्थात जिस देश में हम रहते हैं, उस देश के जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के सर्वात्मक उन्नति के लिए संविधान बनते हैं, न कि संविधान के लिए हम जनता हैं। जनता के लिए, जनगण के लिए संविधान है, संविधान के लिए जनगण नहीं है। संविधान आईनी सिस्टम है, एक नियम है जो इंसान ने बनाया। हमारा संविधान कोई परमात्मा, कोई दैवीय शक्ति, कोई आप्त वाक्य नहीं है। जिस समय मनुष्य को जिन आवश्यकताओं की जरूरत होगी, वो आवश्यकताएं, वो जरूरतें अगर हमारे आईनी जंजाल अगर रोड़ा बन जाता है, तो उस समय ऐसे आईनी जंजाल, ऐसे कानूनी जंजाल, इसका क्या मतलब बनता है? प्रश्न उठता है, संविधान बड़ा है या मानविक मूल्य बड़ा है? तो एक अंधा भी कहेगा कि कोई भी संविधान मानविक मूल्यों से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर संविधान मानविक मूल्यों, मानविक मूल्यबोध, मानविक अधिकारों का संरक्षण देता है, उसके फलने फूलने का मौका देता है, तो उस संविधान का मतलब बनता है, उस संविधान का मूल्य होता है, तब वो संविधान सर्वमान्य होता है। जब वो संविधान गुट, संप्रदाय, भेदभाव, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, जो अंधविश्वास कुसंस्कारों का संरक्षण देता हो, जो शोषण यंत्र को संरक्षण देता हो, जहां पर न्याय सिर्फ बातों में रह जाती हो, जुबानों पे रहती है, वास्तविकता में न्याय नहीं मिलता हो, जहां पर सत्य जंजीर में फंसा हो और असत्य का बोलबाला हो, ऐसे संविधान कैसे, उस पर हम गर्व कैसे कर सकते हैं? 73 साल के बाद भी अगर जनजातियों को यह समझ में नहीं आया कि यह संविधान बड़ा है कि हम बड़े हैं। गणतंत्र लिच्छवी में इस धरती का
सबसे पहला गणतंत्र बना। वो गणतंत्र किसके लिए बना था? जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया था। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जनता के द्वारा और जनता के लिए, लेकिन जहां पर नेतृत्व का चुनाव करने का हमें अधिकार है, वोटिंग अधिकार हमें है। वोट नहीं देना सुना हूं कि अपराध माना जाता है, सामाजिक अपराध है। किंतु जो व्यक्ति, जो नेता को हम पसंद नहीं करते, जो नेता जनता पसंद नहीं करती है, नेता और नेतागिरी, ये तो हम पर थोपा जा रहा है। वोट देते वक्त एक और ऑप्शन रहना चाहिए ना कि तुम्हें यह नेता पसंद है कि नहीं। कि ये नेता का सिलेक्शन हम कहां कर रहे हैं? नेता का सिलेक्शन हम नहीं कर रहे, नेता का सिलेक्शन तो पार्टियां कर रही हैं। और ये पार्टियां किसकी हैं? अलग अलग गुट और ग्रुप और संप्रदायों के स्वार्थों को बढ़ाने के लिए ये गुट बने हैं। भारतवर्ष के ये जो मल्टी पार्टियां क्या करती हैं? अगर ये भारत के संपूर्ण भारत के सामग्रिक सामूहिक उत्थान की बातें करें तो अच्छी बात है, किंतु यहां पर देखा जाता है अगर 10 पार्टियां हैं तो उनके 10 एजेंडा है। कोई दलित के सपोर्ट में है, कोई दलित मुसलमानों के सपोर्ट में है, कोई दलित हिंदुओं के सपोर्ट में है, कोई दलित हिंदू नहीं तो बुद्धिस्ट ग्रुप के सपोर्ट में है, कोई संख्या लघु, कोई संख्या गरिष्ठ। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग एजेंडा। कोई ब्राह्मणों के संरक्षण देंगे, कोई क्षत्रियों के संरक्षण देंगे, कोई शूद्रों के संरक्षण देंगे, कोई दलित जनजातियों को संरक्षण देंगे। लेकिन संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण भारतवासियों के स्वार्थ की रक्षा कौन करेगा भाई? एक पार्टी मान लिया कि मुसलमान के हित के लिए कर रहे हैं, दूसरा पार्टी हिंदुओं के हित के लिए कर रहे हैं। आखिर में जब हिंदुवादी पार्टी आएगी तो हिंदुओं के बारे में सोचेगा, वो मुसलमानों के बारे में नहीं सोच सकता है। आप मुस्लिम आएंगे तो वो हिंदुओं के स्वार्थ के बारे में नहीं सोच सकता है। कोई अगर दलित पिछड़े वर्ग का नेता आ जाए तो पिछड़े वर्ग के बारे में सोचेंगे। और ये तथाकथित जो जाति के नाम पर जो आगे है, हो सकता है इकोनॉमिकली वो पीछे है, उनका अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा भाई? तो देखा जाता है कि जहां पर संख्या लघु है वो अगर प्रशासन में आ जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? पवित्र, पाक और वो शक्तिशाली बन जाता है। वहां पर जो बौद्धिक क्षेत्र में हो सकता है उन्नत हो, किंतु वहां पर छोटे जात के हो जाते हैं। ब्राह्मण वहां छोटे जात होता है, शूद्रों के शासन में ब्राह्मण छोटा, अब ब्राह्मण के शासन में शूद्र छोटा, क्षत्रियों के शासन में शूद्र छोटा। तो इस तरह से ये भेदभाव की राजनीति कौन पढ़ा रहा है हमें भाई? इस तरह के भेदभाव की राजनीति कौन सिखाया हमें? ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम भारतवर्ष का है, कहां का संप्रभुता, सार्वभौमिकता और मानव अधिकारों का रक्षण करता है? अभी तक तो हमने इतने सालों में यह नहीं देखा कि एक विरोधी पार्टी अगर कोई अच्छा काम करता है तो दूसरा पार्टी उसको समर्थन दे। नहीं, यहां तो विरोध की राजनीति है। अच्छा भी करे तो भी उसका विरोध करो, और कहीं कहीं देखा जाता है तो बुरे करे तो बुराइयों का सपोर्ट करो। देखा जाता है चोर चोर मौसेरा भाई। एक छोटा सा उदाहरण, भारत के जम्मू कश्मीर की जब समस्याओं का समाधान एक ग्रुप ने किया, सत्ताधारी पावर ने किया, उसका विरोध जितने
सियार, कुत्ता, बिल्ली एक साथ एक प्लेटफॉर्म में हो गए। नहीं, भारत के जो पहले जैसा था वैसे ही होने दिया जाए। क्यों भाई? जब भारतवर्ष में रहोगे तो भारतवर्ष की जो कॉमन पेनल कोड वो क्यों नहीं होगा भाई? इक्वल पेनल कोड क्यों नहीं होगा? सबको समान अधिकार क्यों नहीं मिलेगा भाई? कश्मीरी है तो क्या हो गया? क्या भारत से अलग हो गया? उनके लिए अलग नियम कानून क्यों बनेंगे भाई? वो कोई दामाद है? और जितने भारतवासी हैं वो के बाढ़ में बह के आए हैं। इसलिए मुझे सिर्फ कश्मीर की बातें नहीं करना है, मुझे करना है कि जब कोई अच्छा काम हो तो सभी राजनीतिक दल उसको सपोर्ट करें, तो माना जाएगा कि सचमुच में ये देश हित के लिए कर रहा है। आज घोटाले पे घोटाले हुए जा रहे हैं। वो घोटालेबाज नेता आराम से घूम रहा है भाई। कुछ दिन जेल में भी गया तो वहां पर रईसी ठाठ बाट से जिए हैं घोटालेबाज सब, और बीमारी के बहाने उनको बेल भी मिल गई है। ये हमारी जुडिशियरी है। जब हाथ में सारे प्रमाण हैं कि ये डाकू है, ये मर्डरर है, ये रेपिस्ट है, ये रेपिस्ट मर्डरर राजनेता बना हुआ है, ये घोटालेबाज, ये शोषक राजनेता बना हुआ है, और इस राजनेताओं का संरक्षण हमारे पार्टियां दे रही हैं, जो पार्टियां हमारे प्रशासन में हैं। छोटे मोटे अगर लोग, पिछड़े तबके के लोग अगर कोई क्राइम करता है तो उसको फांसी हो जाती है, और ये जो ऊंचे दर्जे के लोग, ये भाई जेल में भी अपना अय्याशी में डूबे रहते हैं। ये कैसा संविधान है? ऐसा कौन सा विधान है भाई? इसलिए मुझे तो ये गणतंत्र दिवस पालन करने में कोई गर्वबोध नहीं हो रहा है 73 साल के बाद, जहां पर अभी भी गरीब गरीब होते जा रहे हैं, और जो तथाकथित जो धन्ना सेठ है, वो धन्ना सेठ के झोले में उनका जो तिजोरी भाई भरते जा रहा है। हमें राजनीति और हमें ये जात पात से कोई मतलब नहीं है। हमें तो संपूर्ण भारतवर्ष के एक एक जनजाति, एक एक जनता की बातें, जिस जनता के नाम पर हे राजनेतागण तुम वोट लेते हो, जिस जनता के दुहाई देकर जनता के लिए, जनता के द्वारा तुम वोट लेते हो, जनता को मजबूर करते हो वोट देने के लिए, और जिस वोट खत्म होने के बाद तुम्हें जेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाती है, तुम इस धरती के रह नहीं जाते हो, तुम स्वर्ग के देवता बन जाते हो। ये साधारण लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इनकी तुम्हें चिंता नहीं है। किनके घर में पानी पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, जाड़े में किनके शरीर में कपड़े मिल रहे हैं, नहीं है, किसके घर में चूल्हे जल रहे हैं, नहीं है, उसकी तुम्हें चिंता नहीं है। किसके बच्चे इस लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, तुमने तो ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था कर दिया भाई। सबके पास ऑनलाइन पढ़ने का व्यवस्था तुमने किया क्या? सबके घर में लैपटॉप दिया? सबके घर में तुमने मोबाइल दिया? ऐसे ऐसे गरीब घर के बच्चे हैं जो अपना जमीन बेच के मोबाइल खरीदना पड़ रहा है, इसके बाद गणतंत्र दिवस पालन करने के लिए बातें करते हो। आज भी एक तबके के लोग अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पागल की तरह घूमते हैं, पागल होता है, मेरे बच्चे को अच्छा शिक्षा हम कैसे दें, अच्छा शिक्षा कैसे दें, प्राइवेट स्कूलों में क्यों दें? प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा होती है, कॉन्वेंट में अच्छी शिक्षा होती है। हमारे बच्चों को इंग्लिश बोलवाना है, हमारे हायर एजुकेशन देना है, हमारे बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाना है। इस होड़ में मां बाप पागल रहते हैं, उसके लिए जमीन जायदाद सब बेचकर अपने भूखे रखकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो तुम राजनेताओं को हमने क्यों चुना भाई? जब तुम राजनेताओं को चुनने के बाद हमें भूखे ही रहना है, हमारे बच्चे को अशिक्षित ही रहना है, तुम्हें शराब की भट्टियां ही खोलनी है, तुम्हें शराब की भट्टी चलानी है, लेकिन स्कूल बंद कर देना है तुम्हें। कौन सी राजनीति कर रहे हो भाई? आज 150 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि नहीं, ये वैक्सीनेशन जो है ये स्वैच्छिक मैटर है।
वॉलंटरी ले सकता है, किंतु टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से मानसिक प्रताड़ना तो जरूर दे रहे हो। सबको प्रेशराइज कर लो, वैक्सीनेशन ले लो, वैक्सीनेशन ले लो, लेकिन वैक्सीन के बाद भी ये बीमारियां हो रही हैं। कौन सा धांधली है भाई? जिस भारतवर्ष की तुम दुहाई देते हो, इस भारतवर्ष का आयुर्वेद दुनिया में सर्वोच्च स्थान रखता है, उस आयुर्वेद का तो तुम नाम भी नहीं लेते हो। क्या बीमारी का निराकरण सिर्फ एलोपैथ में है, आयुर्वेद में नहीं है, अल्टरनेटिव मेडिसिन में नहीं है? अल्टरनेटिव मेडिसिन कहां गए? जो भारतवर्ष जड़ी बूटियों का देश है, हिमालय जैसे इतने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत है जहां जड़ी बूटियों का खजाना है, जितने बड़े बड़े महर्षि च्यवन जैसे ऋषि, कितने बड़े बड़े ऋषि सर्जन ये जन्म लिए और आयुर्वेद को दुनिया के सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। और उस आयुर्वेद में आज अगर कोई बोलता है कि हमारे पास भाई कोई विशेष बीमारी का विशेष दवाई है, उस समय तुम स्वीकृति नहीं देते हो। WHO क्या बोलेगा उसी को तुम स्वीकृति देते हो। यह भारतवर्ष क्या WHO का गुलाम है? यह भारतवर्ष फाइजर और डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनियों का गुलाम है? क्यों इसे गुलाम बनाना चाहते हो भाई? क्यों इंसान को स्वाभाविक जीवन जीने के अधिकार से वंचित करते हो? तुम सबको मजबूर कर रहे हो वैक्सीन देने के लिए, तुम सबको मजबूत करने के लिए, नाक को बंद करने के लिए, मास्क पहनने के लिए, विशुद्ध वायु तक तुम लेने नहीं देते हो। तुम्हारी पुलिस वाहिनी डंडा मार मार के लोगों को सही ठिकाना लगा देता है। यह स्वाधीनता है, ये हम फ्रीडम कहते हैं। इसलिए हमारी संविधान बनी है कि जनता को डंडा मार मार के कुत्ते बिल्ली की तरह ट्रीट करो। बोलने का अधिकार है। जब बोलने जाते हैं तो सोशल मीडिया से वीडियो को ही डिलीट करवा देते हो, यूट्यूब फेसबुक से वीडियो डिलीट करवा देते हो। यह तुम्हारी शासन है, जहां पर तुम्हारी शोषण करने के रास्ते पे कोई अगर रोड़ा बन जाता है, उसे ही तुम खत्म कर देते हो। क्या क्यों ऐसी घटिया राजनीति करते हो हे राजनेताओं? क्या तुम्हारी मति मारी गई है? तुम्हारी विवेक खत्म हो गई है? आजादी के बाद भी अगर लोगों को तुम स्वतंत्र जीने नहीं देते हो, शिक्षा का अधिकार नहीं, घर नहीं, औषधि नहीं, वस्त्र नहीं, फिर बड़ी बड़ी बातें स्वतंत्रता की करते हो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। एक राजनेता क्यों Z+ सिक्योरिटी लेके घूमेंगे? उन्हें किस चीज की डर है? अगर वो जनता ने उनको राजनेता मान लिया है, मेजोरिटी ऑफ पीपुल तुम्हें अगर राजनेता, तुम्हें Z+ सिक्योरिटी क्यों? तुम जनता के बीच में क्यों स्वतंत्र रूप में नहीं घूम सकते? तुम्हें किस चीज की डर है? डर उनको होता है जो गलती करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, दूसरे के अधिकारों से वंचित करते हैं। ऐसे लोग डरते हैं, ऐसे लोग Z+ सिक्योरिटी लेके घूमते हैं। तुम अपने ही देश में असुरक्षित क्यों हो? क्यों असुरक्षित हो? जब बॉर्डर पे सेना है, तुम्हारी पुलिस वाहिनी है, जिस देश का 80% जो संपदा है वो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होता है, उस देश में फिर तुम्हें पर्सनली जेट सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? क्यों डरते हो? तो कहीं ना कहीं तो तुम्हें डर है कि तुम जनता के सामूहिक स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। कर रहे हो तो कुछ न कोई एक गोष्ठी के स्वार्थ के लिए कर रहे हो। और आज हम सरेआम कह रहे हैं, हे राजनेताओं, तुम सिर्फ
पूंजीपतियों की गुलामी कर रहे हो। पूंजीवाद के तुम गुलाम हो, तुम दलाल हो। और पूंजीपति, पूंजीवाद ये मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है, घोर दुश्मन है। ऐसे ही दलालों को हमने अपने सर पर बैठाकर सिरमौर बना के रखे हैं, और ये सिरमौर हमारे ही सर पे बैठ के हमारे खून को चूस रहा है, हमारे अस्थि मज्जा को चूस रहा है। ऐसे राजनेता है। और ये राजनेता सिर्फ और सिर्फ इस संविधान की दुहाई देते हैं और अपने मार्शल फोर्स के द्वारा हमारे मानवाधिकारों को दबाता है, हनन करता है। क्यों? अभी भी क्या तुम राजनेता दहेज प्रथा को खत्म किया? क्या तुम राजनेता अभी जातिवाद को खत्म कर पाया? तुमने जातिवाद के नाम पर, जातिवाद के विरोध तो बोलते हो, लेकिन दूसरा जाति तो जन्म दिया। एसटी, एससी, ये सब क्या चीज है? ये तुम्हारा मन का जाति है। तुम्हारे संविधान में एससी एसटी बनाया है। अभी तक तो इक्वालिटी, इक्वल राइट कहां है? इक्वालिटी, ना इक्वालिटी है ना रेशनलिटी है। कोई भी जनगोष्ठी के लिए स्वतंत्र, संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए तुम्हारे पास कोई विधान नहीं है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, और जो सोना उगा रहा है, जो उत्पादन कर रहा है जिस देश के लोग, उनके लिए क्या कर रहे हो भैया? उन्हें राशन का चावल भेज रहे हैं? राशन का चावल भेज रहे हो, घटिया किस्म का राशन का चावल, जो बदबू आती है। क्या तुम सिर्फ चावल और केरोसिन तेल से जिंदगी गुजर बसर कर सकते हो? चावल और चीनी खाएगा लोग, साग सब्जी दाल कौन देगा भाई? बैलेंस डाइट कौन देगा? क्यों कुत्ते बिल्ली की तरह मनुष्य के साथ ट्रीट कर रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हारे तिजोरी भर रहा है, कितने भरोगे भाई? दूसरे के खून चूस के अपना तिजोरी कितना भरोगे? इसलिए गणतंत्र दिवस पालन करने में कोई गर्वबोध नहीं होता है। 73 साल में अगर ये भारतवर्ष के कृषकों के लिए तुम कुछ कर पाते, तो हे राजनेताओं, तुम्हें सर आंखों पे बैठा के लोग पूजते। लेकिन हे राजनेताओं, तुम्हें तो पूंजीपतियों की गुलामी के सिवा और कुछ नहीं सोचता है। कृषक दिन रात मेहनत करके, इतना परिश्रम करके धान गेहूं हमारे खाद्य सामग्री उपजाते हैं, उनके लिए तुम क्या कर रहे हो भाई? एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तुम इतना कुछ करते हो। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के, उनको तुम भगवान के रूप में देखते हो। और इन कृषकों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? 70% कृषक तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी भी आज उसको अपना उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए अभी भी उनको आंखें अश्रुपात करना पड़ रहा है। अभी भी धन्ना सेठों के पास लोन ऋण लेकर उनको गुजर बसर करना पड़ रहा है। कैसा नीति है तुम्हारा? कैसा संविधान है तुम्हारा भाई? बदल डालो ये संविधान, जो संविधान साधारण जनता के मुंह से उनका अन्न को छीन लेता हो। बदल डालो ये नियम कानून, जो मनुष्य को वस्त्र, निर्वस्त्र रहने के लिए मजबूर करता हो। बदल डालो ये नियम कानून, जहां पर वेश्यावृत्तियों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता हो। बदल डालो ये नियम को, जो शराब के भट्टियों को चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान करता हो। क्यों लाइसेंस देते हो भाई? तुम्हें शराब भट्टी चलाने का लाइसेंस देने का अधिकार किसने दिया है? तुम राजनेता, इसीलिए तुम अधिकार है, तुम लाइसेंस दोगे। जो शराब मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट करता है। कितने जनजातीय बर्बाद हो रहे हैं। मैं यहां पर सुंदर उड़ीसा में रहता हूं। मेरे इर्द गिर्द कल ही मैं घूम के देखा कि बस शाम होते होते पीकर धोते हैं।
उसे पूछा भाई क्यों पीते हो? कि बहुत कष्ट होता है, काम करता हूं दिन भर, बहुत दर्द होता है। और देखा गया है 300 350 रुपए में 100 रुपया का पैक पी के आता है। कहां जा रहा है ये पैसा? वो अपने बच्चे को कैसे शिक्षा देगा भाई? जो शराब के नशा में डूबा हुआ, उनके अंदर विवेक जागृत कैसे होगा? बौद्धिक विकास कैसे होगा? क्या ये जनजाति हमेशा ऐसे ही पिछड़ा रहेगा? क्या शराब के नशे में डुबा के इन लोग का खून मांस चूसते रहोगे? क्या तुम्हारे पास विधान है भाई? क्यों नहीं चाहते हो शिक्षा? क्यों नहीं सभी भारतवासियों के लिए मुफ्त शिक्षा करते हो? हायर एजुकेशन के लिए क्यों लोगों को गिड़गिड़ाना पड़ता है? अपने जमीन जायदाद को क्यों बेचना पड़ता है? क्या हे राजनेता, तुम्हें गर्वबोध होता है? क्या ये दुनिया जिसके सामने तुम बड़ा नेता बने हुए हो, क्या वो तुम्हें सचमुच में सम्मान की दृष्टि से देखते हैं? भारतवर्ष के अंदरूनी मामलों को देखने के बाद वो कभी बोलेगा कि तुम बहुत अच्छे नेता हो? हां, तुम धन्ना सेठों के लिए अच्छा नेता बन सकते हो, जिनके पूंजी से तुम इलेक्शन लड़ते हो, जिनसे पूंजी से तुम प्रचार करते हो। लेकिन डरो, मनुष्य के आह से डरो। जो दरिद्र दुखी दिन रात कर्रा रही है, उसके आह से डरो, क्योंकि उसके आह तुम्हें कहीं का नहीं रखेगा। एक बहुत बड़ी क्रांति इंतजार कर रही है। सुधर जाओ ये राजनेताओं, सुधर जाओ ये पूंजीपतिवादियों, अभी भी मौका है। अगर नहीं सुधरोगे, एक विक्षुब्ध शुद्र आंदोलन अनिवार्य है, होगा, भयंकर होगा ये क्रांति। ये बात जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहना है। हे राजनेता, अगर तुम नहीं बदला, तुम अपना अगर एटीट्यूड नहीं बदले, अगर अपने शोषणकारी यंत्र को नहीं चेंज किया, ये बदल के रहेगा। क्योंकि जनता की आवाज भयंकर होती है, जनता की लाठी भयंकर होती है। आज जनता जागरूक हो रहे हैं। तुम राजनेताओं की एक एक चिट्ठा हम जनता के पास है। तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हारे इंटेंशन, तुम्हारे एटीट्यूड, तुम्हारी मानसिकता, सब कुछ हमें समझ में आ रही है। इसलिए जनता के द्वारा, जनता के लिए गणतंत्र है। जनता के लिए तुम हो, तुम्हारे लिए जनता नहीं है। ये जनता तुम्हारे मोहताज नहीं है। तुम्हें अगर सर पे बैठाया है तो तुम्हें उतार भी सकता है। इसलिए हे राजनेताओं, सुधर जाओ, अपने एटीट्यूड, इंटेंशन और घटिया मानसिकता से ऊपर आओ, शोषण से मुक्त करो ये देश को। नहीं तो ये पब्लिक सही वक्त पे सही निर्णय करके दिखा देगी, क्योंकि इतिहास गवाह है। बर्लिन वाल को, 2 बर्लिन को अलग अलग करके रखा था। ग्लासnost और पेरेस्ट्रोइका ने दोनों बर्लिन वाल को तोड़ के एक बर्लिन बनाया। रशिया का कम्युनिज्म को खत्म कर डाला। ये अरब में कई ऐसे ऐसे शासक हुए जो शोषक हुए, वो भी जनता के सामने खत्म हुए। ऐसे गण आंदोलन, जन आंदोलन बहुत हुए हैं। ऐसा मत सोचना कि अभी नहीं हो रहा है। एक वोल्केनो सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व में एक विक्षुब्ध वोल्केनो तैयार हो रहा है। ये ज्वालामुखी फटेगा और ये फट के तुम्हारे ये जो शोषण के यंत्र को, तुम्हारे शोषण के जो आलीशान बिल्डिंग बनाए हो, इसको तहस नहस कर देगा। इसलिए हे राजनेताओं, जागो और मन को शांत करके एक मनुष्य के, साधारण मनुष्य के, तुम तो राजनेता बनने के बाद साधारण मनुष्य रह नहीं जाते हो ना, तुम तो स्वर्ग के देवता बन जाते हो। तुमसे एक साधारण पब्लिक जाके मिल भी नहीं सकता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता है। उस समय साधारण जनता तुम्हारे पास जाती है तो तुम समझते हो कहां से आ गया है। अरे कहीं से नहीं आ रहा है, तुम तो हमारे नौकर है, हमारे गुलाम है। तुम्हें चुना गया हमारी सेवा के लिए, न कि तुम्हारे सेवा के लिए हम बैठे हुए हैं। राजनीति सेवा के लिए होता है। चंद्रगुप्त का नाम नेताओं तुम लोग तो सुना होगा ना। वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उस समय स्वर्ण युग था, क्योंकि चंद्रगुप्त
के दरबार में, राज्य में जब महामारी फैली थी, भूखमरी फैली थी, अपने राजकोष को खोल दिए और खुद चले गए जंगलों में। नदी भूखे प्यासे रह गए, क्योंकि वो जनता के हितैषी थे। वो जानते थे जनता के लिए ही मैं राजा हूं, राजा के लिए जनता नहीं होता है। राजनीति जनता के लिए होता है, राजनीति के लिए जनता नहीं होता है। अर्थनीति के लिए जनता नहीं है, जनता के लिए अर्थनीति होता है। शिक्षा नीति जनता के लिए होता है, साहित्य जनता के लिए होती है, पब्लिक के लिए होती है। ये संविधान भी पब्लिक के लिए है, भारतवासियों के लिए है। जब ये भारतवासी के स्वार्थों के विरुद्ध में जाएगा इस संविधान, तो इस संविधान को भी बदलना होगा। सभी भारतीयों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए समान पैनल कोड होगा, दंड विधान होगा, सभी नियम समान होगा। एक राजनेता के लिए हो या साधारण जनता के लिए हो, सबके लिए होगा। तुम शोषण करके, गुंडागर्दी करके, मर्डर करके जेल में अय्याशी करेगा, और साधारण जनता जो निर्दोष है उसको जेल में सड़ाओगे कितना दिन तक? इसलिए जागो, अपना विवेक को जागृत करो। ये जो तुम्हारा मरा हुआ जो जमीर है, इस जमीर को जागृत करो। शायद परमात्मा तुम्हें क्षमा कर दे, शायद आने वाली जनता तुम्हें क्षमा कर दे, नहीं तो प्रकृति तुम्हें दंड देगी, अवश्य देगी। इसलिए गणतंत्र दिवस बहुत अच्छा है कि एक गुलामी से मुक्त हुए दूसरे शोषकों के हाथ में हमारी बागडोर चली गई। शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहते तो ऐसा नहीं होता। स्वाधीनता के बाद हमारा देश वैसे ही शोषकों के हाथ में रहा, जो हमारे भारत के संपत्तियों को शोषण करके विदेशों में भेजा गया। विदेशियों की नीति के अनुसार हमारे देश को चलाया गया, शोषण यंत्र चलाया गया, हमें कंगाल कर दिया, खोखला कर दिया, और आज भी खोखला हो रहे हैं। किंतु याद रखना, जनता एक बार जाग गई ना, तुम कहीं के नहीं रहोगे राजनेता। तुम्हें घर से घसीट के निकाल के सबके सामने दंड दिया जाएगा। इसलिए हम सभी राजनेताओं के बारे में नहीं कह रहे। जो हितैषी है, जो अच्छे राजनेता है, क्वालिटी राजनीति करते हैं, उनके लिए सम्मान है। लेकिन क्वालिटी राजनीति कम है, घटिया राजनीति ज्यादा है। इसलिए हे राजनेताओं, और एक बार सावधान होने के लिए कह रहा हूं। उठो, जागो, अपने जमीर जगाओ, अपने विवेक को जागृत करो, अपने मानविक दिखा दो कि तुम सचमुच में राजनेता हो, सच में तुम हमारे हितैषी हो, सचमुच में तुम जनदर्दी हो, तुम सबके हित के लिए सोच रहे हो, जन कल्याण के लिए तुम जन्म लिए हो। यही सोचो। राजनीति सिर्फ तुम्हारे परिवारवाद और तुम्हारे हित के लिए नहीं है। हम जनता तुम्हारे शोषण के जंत्र नहीं बन सकते और ज्यादा दिन नहीं रह सकते हैं। इसलिए हे राजनेता, सुधर जाओ। हे तथाकथित बुद्धिजीवी, तुम भी राजनेताओं के चाटुकारिता को छोड़ो, तुम अपने कलम को चलाओ, जिससे कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेके मनुष्य आगे बढ़े। ये धरती को स्वर्ग बनाना है तो ये शोषण के विरुद्ध में संग्राम करना ही होगा। अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास, कुसंस्कार के विरुद्ध में संग्राम करना होगा। डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, जातिवाद, ये जहर है। इस जहर के विरुद्ध में हम सबको मिलजुल कर लड़ना होगा, तभी एक सुंदर सा भारत हम बना सकेंगे। भारत क्यों, ये विश्व हमारा धरती है, ये विश्व को हम स्वर्ग बना सकते हैं, सब लोग मिलकर। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग सभी जागरूक हो, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में एकजुट होकर संग्राम करो। जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने सारे हितों को त्याग करके ब्रिटिश के खिलाफ मुहिम खड़ा किया, ऐसे ही आज हमें ये जो तथाकथित भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ, विरोध के राजनीति के खिलाफ, शोषण के राजनीति के खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। आर्थिक आजादी चाहिए हमें, सांस्कृतिक आजादी चाहिए हमें आर्थिक, सांस्कृतिक, सर्वात्मक क्रांति चाहिए, सर्वात्मक फ्रीडम चाहिए, विजडम का फ्रीडम चाहिए हमें। हम अब सप्रेस्ट होकर नहीं रह सकते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बातों को अगर किसी को पर्सनली आघात लगे
मुझे खेद है, किंतु आज ये कहना इसीलिए पड़ा क्योंकि आज बहुत दुख है। गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, किंतु जब एक समाज के तबके को देखते हैं तो उनको देख आंसू आ जाते, आंसू छलक जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शराब के नशे से निकलो, अंधविश्वास को संस्कार असंस्कृति के ये जंजाल से निकलो, एक सही मनुष्य बनो। श्रीनंतु विश्व अमृतस्य पुत्रम, इस सृष्टि जगत में हम लोग अमृत के पुत्र हैं, ब्रह्म के संतान हैं, हम लोग सभी एक ही पिता के संतान हैं। आओ मिलजुल कर इस धरती को ही स्वर्ग बना दे। आने वाले इतिहास बताए कि हाँ, ये 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में एक जनगोष्ठी ने अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में संग्राम करके सत्य को प्रतिष्ठित किया, धर्म को प्रतिष्ठित किया, न्याय को प्रतिष्ठित किया, मानवता को प्रतिष्ठित किया। धन्यवाद, नमस्कार।